बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। हम डिफरेंट मख्तलिफ फिगर के लोगों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं और आज हमारे साथ मशहूर टीवी डायरेक्टर रेहान खान साहब मौजूद हैं। रेहान खान बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो लोग स्क्रीन के पीछे रहते हैं आमतौर पर लोग उनको नहीं जानते, रेहान साहब के क्रेडिट पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें CNBC पाकिस्तान से कॉमेडी शो आता था उफ टीवी, वो ये करते थे। इसके अलावा आज टीवी चलने वाली मशहूर कॉमेडी प्रोग्राम BNN, उसके भी ये डायरेक्टर हैं। उन्होंने पहला सीज़न शायद उन्होंने ही किया था। जी रेहान साहब, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कॉमेडी डायरेक्ट करने का? बहुत अच्छा रहा। हमारा स्टार्ट था, वैसे यूजुअली तो मैं VHS के ज़माने से था। इतने पुराने आप? इतना पुराना तो अंदर एक कुछ होता है इंसान के कि यार कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, तो कॉमेडी की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान ज़्यादा था कि वैसे ही इतने मसले मसाइल चल रहे हैं मुल्क में, तो यार लोगों को थोड़ा सा हंसाया जाए। राइट। सबसे मुश्किल टॉपिक होता है किसी को हंसाना। किसी को आप गमगीन तो 2 मिनट में कर सकते हैं कि यार पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए वो वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा, मेरी टीम बनी, फिर मैंने ज्वाइन किया CNBC पाकिस्तान। वहाँ पे मुझे मौका मिला कि एक कॉमेडी शो स्टार्ट करना है जी। तो नाम हम सोचते रहे, तो फिर अपनी टीम ने सोचा कि यार चलो कोई अच्छा सा नाम उफ टीवी रख देते हैं इसका। तो उफ टीवी नाम रख दिया हमने उसका। फिर वो सेगमेंट बेस्ड शो था, लाइक 50-50 जैसे एक आता था, उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीज़ को हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं। तो उसमें हम खुद ही वो चीज़ लिखते थे, कंटेंट भी खुद लिखते थे, एक्टिंग भी हम खुद करते थे, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। फिर हमें समा से ऑफर आई कि आप समा के लिए भी स्टार्ट करें। फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजूहत पे फिर हम लोगों ने वो टीम इधर उधर थोड़ी सी हमारी हो गई। उसमें एक एक्टर था, अजहर ने किया था, वो मुस्तफा कुदाल का। जी बहुत अच्छा किया। मुस्तफा कुदाल था और मैं उसके अंदर ज़हीम कादरी बना हुआ था। उनका एक आपस में जो झगड़ा हुआ था, तो उसको हमने ट्रेंडिंग चीज़ थी, हम ट्रेंडिंग चीज़ को उठाते थे और उस पर उसकी पैरोडीज वगैरह बनाते थे। ठीक है, फिर आपने आज टीवी ज्वाइन किया और BNN तो नहीं, वो 4-मैन शो। जी 4-मैन शो ही की टीम थी जिन्होंने फिर बाद में BNN स्टार्ट किया था, मुस्तफ़ा चौधरी वगैरह उन्होंने। तो मुझे उन्होंने एज अ डायरेक्टर लिया कि हमें ये टीम तो जा चुकी है यहाँ से, अब दूसरे चैनल में, तो अब आप इसको कंटिन्यू करें क्योंकि आप इसका हिस्सा रहे। मैं उसमें असिस्ट करता था उनको। तो वो मैंने शो सीज़न 6 जो है वो मैंने डायरेक्ट किया। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अली गुलपीर थे उसके अंदर मेरे साथ, आतिफ थे, फ़हीम खान थे और साकिब समीर थे, जो अब माशाल्लाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। कॉमेडी शो करने में क्या दिक्कत आती है? कॉमेडी शो करने में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि अगर आप एज अ व्यूवर सोचें, सबसे पहले तो हम एज अ व्यूवर सोचते थे कि यार हम ये जो कंटेंट लिख रहे हैं इसमें क्या हमें हंसी आ रही है? ऐसा ना हो कि वो ड्रैग हो जाए और फिर लोग बोलें यार इसमें तो हंसी। तो पहले हम उसको खुद लिखने के बाद उसको फिर हम एक्ट करते थे, देखते थे हाँ यार ये थोड़ा सा कंटेंट लग रहा है। कुछ चीज़ें होती थी लोगों के सर पे से गुजर जाती थी। तो हमने कहा इसको ईजी करो थोड़ा। तो पहले तो हम खुद लिखते थे, फिर हमने एक राइटर रखे उसके प्रॉपर, फिर वो हमें थोड़ा हेल्प आउट करते थे कि यार ये, फिर वो उन चीज़ों को हम थोड़ा पॉलिश करके फिर करते थे। और फिर उसमें कुछ कैरेक्टर्स हमें ऐसे चाहिए होते थे कि जो कि आउटसोर्स करने पड़ते थे। तो दिक्कत ये आती थी कि उनको एक्ट कराना ना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता था। वैसे ही पाकिस्तान में कॉमेडी एक्टर गिनती चुनती गई हैं। सही कह रहे हैं। वजह क्या है उसकी? लोग सीरियस एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं? कॉमेडी एक्टर की इज्जत नहीं होती? नहीं, कॉमेडी का वही सीन है कि देखें अब तो ज़्यादा अगर मैं समझूँ कि कॉमेडी तो सबसे ज़्यादा ये पार्लियामेंटेरियन और ये हमारे जो सियासतदान हैं ये सबसे बड़े कॉमेडियन, तो वो ऐसी बात कर देते हैं कि हंसी आ जाती है कि बोलते भाई हम तो करप्शन करते ही नहीं, हम तो ये हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं। तो वो चीज़ें देख के ना हम समझते हैं हमसे बड़े कॉमेडियन है भाई, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और मुश्किलात भी आती हैं। समटाइम शूट्स में, रिकॉर्डिंग में अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो उसमें मुश्किलात आती हैं। फिर दूसरा, अगर आप नए एक्टर्स ले रहे हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है इस फील्ड में, उनसे क्योंकि आपने एक्स्ट्रास से भी काम लेना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता था क्योंकि उनको टैकल करने में कि यार एक्टिंग करो, सही शॉट नहीं मिल रहा। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें। अच्छा, आपने हॉरर शोज भी किए? मतलब जी हॉरर भी मेरी फील्ड है। तो हॉरर करना ज़्यादा आसान है या कॉमेडी करना ज़्यादा आसान है? ये दोनों चीज़ें जो है ना ये डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, हॉरर भी और कॉमेडी भी। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर हॉरर शो सही हॉरर ना बन सके तो कॉमेडी बन जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सीन है इसमें कि हमारे यहाँ एक्चुअली लोग ना कॉपी ज़्यादा करते हैं कि भाई इंग्लिश फिल्म देख तो ली लेकिन अब उसको वैसे कॉपी नहीं कर पाते। तो एक तो रिसोर्सेज का सबसे बड़ा हमें इशू होता है क्योंकि हॉरर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक आपकी लाइट्स होती हैं। वो लाइट्स अब जाके इधर आई हैं वो लाइट्स, और साउंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो बंद करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर साउंड ऑन करेंगे तो वो सारा माहौल, एम्बियंस जो है ना वो सारा साउंड बनाता है। तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, उस पर भी मैंने काम किया आज टीवी के लिए। 50 किलोमीटर के नाम से एक मैंने टेलीफिल्म की थी वहाँ पे, जो कि बहुत पसंद की गई। और उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये था कि वो हमने दिन में हॉरर किया था।
अच्छा। लोगों ने हॉरर तो अपने रात में जगह रात में करते हैं। हाँ। तो उन्होंने मेरे आइडिया को इसलिए, नदीम बेग होते थे जो कि फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर मैं इस तरह का कुछ है आइडिया, ये मैंने वन लाइनर लिखा है, तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा यार ये दिन में जो तुमने हॉरर किया ना, अब तुम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाओ, तुमने इसको पेपर पे तो लाया हो। तो फिर हमारे साथ अच्छी टीम थी, एरिक प्रेयर थे हमारे साथ जो कि बहुत अच्छे डीपी थे, और बहुत सारी टीम थी हमारे साथ। तो हमने इधर ही कराची में एक लोकेशन लेके उसको शूट किया। तो जरा बताएं हमें कि दिन में हॉरर कैसे क्रिएट किया आपने? दिन में हमने हॉरर ऐसे क्रिएट किया कि हमने जो एक टॉपिक ऐसा बनाया था कि 5 दोस्त हैं, वो हैंग आउट के लिए जा रहे हैं जी शहर से बाहर। तो उन्होंने टाइमिंग अपनी दिन की रखी होती कि हम दिन में जाएंगे तो शाम वाम को पहुंचेंगे, वो काफ़ी दूर जगह दिखाएगी। तो उससे पहले जो स्टार्टिंग का सीन था उसमें हमें, अच्छा एक और प्रॉब्लम भी हमें यहाँ पे फेस करने को मिलती है, वो ये कि इसमें मेरे साथ जो थे वो सारे न्यू टैलेंट था, जो कि मजा हुआ था, जिनको मैंने रिहर्स करके इतना मतलब एक तो शौक था, पॉलिश हो गए थे और फिर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। तो जब ये मैंने कॉन्सेप्ट रखा था तो पहला सवाल मुझसे ये हुआ था कि इसमें नोन फेस कौन है। मैंने कहा सर इसमें तो कोई नोन नहीं है, ये तो सारे न्यू टैलेंट है। तो कहने लगा नहीं यार ये चीज़ फिर बिकेगी नहीं। हाँ, बिकने के लिए तो हमें कंटेंट चाहिए ना। हाँ। कंटेंट तो मौजूद है, और फिर मैं आपको ये बात भी कर रहा हूँ कि मैं इसको जो शूट करूँगा आपको डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको अच्छा लगेगा। कह रहे वो तो सारी बात तुम्हारी सही है, मैं मानता हूँ, बट ये कि हमारे यहाँ का तुम्हें पता है कि जो ब्रांड्स हैं वो इन चीज़ को देखते हैं, भाई इसके अंदर कौन सा। हाँ, इसमें हुमायूं सईद होना चाहिए। हुमायूं सईद ही थे उसके अंदर। तो फिर मुझे रेफर किया गया कि हुमायूं सईद को आप ले लें। तो मैंने कहा सर वो ले तो लूँगा, लेकिन मैं इनको एज अ गेस्ट अपीयरेंस ले लेता हूँ कि शुरू में आएंगे, शुरू में मर जाएंगे, तो इजी वो भी हो जाएगा उनके लिए कि वो जल्दी पैकअप हो जाएगा उनके लिए, और एक नॉन फेस कम देने पड़ेंगे उनको, नॉन फेस हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आप इसको करते हो। हमने फिर उनसे बात की तो उन्होंने एग्री किया। तो उसमें वो दिन में अब एक कपल दिखाया है, वो जा रहे हैं, तो बीच में फिर वो उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो गाड़ी रोक के एक जगह जाते हैं, वहाँ पर फिर वो पहले उनसे मजाक करते, तो जो उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं वो बोलती हैं, जो कि उनकी फियांसे होने वाली होती हैं, वो बोलती हैं भाई तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और ये वो। तो पहले वो मजाक सा होता है, फिर उसके बाद वो सीरियस सीन हो जाता है, फिर उनको वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिलती है, तो वो लड़की वहाँ से भागती हैं। तो वो इतनी कन्फ्यूज हो जाती हैं कि वो सकते में आके फिर ये जो लड़के आ रहे होते हैं इनकी गाड़ी के आगे आ जाती है, तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर लड़के उतर के आते हैं और देखते हैं यार ये लड़की यहाँ पे बियाबान में क्या कर रही है, चलो देखते हैं। फिर वो उसी रास्ते पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये लड़की इधर आई होगी इस गाड़ी में, लेकिन ये अकेली क्यों आई होगी, दूसरा तो इसके साथ कोई है भी नहीं, क्योंकि दूसरे का तो कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा ना वहाँ पर कि यार कोई यहाँ दूसरा भी था। तो बस वो बेहोशी होती है इसी उसमें। तो उनको वहाँ पे करीब में एक घर नज़र आता है पुराना सा, तो वो भी हमने पूरा उसको डेकोरेट डिज़ाइन किया था। यहाँ पे वाटर बोर्ड वालों का एक ऑफिस है, उसको हमने पूरा एक गवर्नमेंट ऑफिस है, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लगता ही है कि हॉन्टेड प्लेस है। कारसास पे जो है ना वो एक थी जगह, उनका वाटर बोर्ड वालों की एक जगह थी, तो वो हमने यूज़ किया वहाँ से परमिशन वगैरह लेके कि इसको हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो भी ऐसा टेम्परेरी करेंगे कि फ्रंट शॉट में हमारा। यहाँ पे अब आप जब बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं कि क्या पाकिस्तान में सेट्स अच्छे लगते हैं ड्रामों के अंदर, प्रोडक्शंस के अंदर, और ख़ासतौर पे हॉरर के रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे हैं ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ उनका रिसोर्सेज की बहुत कमी है। अब आप देखें ना कि एक चीज़ अगर आप बोलते हैं कि मैं हॉलीवुड को थोड़ा सा देखा मैंने और उसको मैं लुक एंड फील वो लाना चाहता हूँ, तो वो करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं उस चीज़ में, जब जाके वो एक चीज़ नजर आती है। अब यहाँ बोलते हैं कि नहीं यार आप ये 50 लाख रुपए हैं इसके अंदर बना, 50 लाख भी मैं बहुत बता रहा हूँ आपको कि भाई इसके अंदर ये बना दो। जबकि मैंने अभी बात की थी कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं यार अभी भी जो बजट है ना वो हार्डली आपको 3.5-4 लाख रुपए दे देंगे कि यार इसके अंदर ये चीज़ क्रिएट कर दो। तो जो मैं अपनी आपको टेलीफिल्म की बात बता रहा हूँ उसका बजट टोटल 2.5 लाख रुपए था। अल्लाह। तो आप सोच लें अब 2.5 लाख रुपए में क्या होगा कि मैंने अपनी उस चीज़ को भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, और वो लुक एंड फील भी वो वाला लाना है। लेकिन वो क्योंकि जुनून था तो हमने कहा कि हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने की वो सारी चीज़ें शूट की। अच्छा वहाँ शूट के दौरान थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि जैसे कि सब कुछ सही चल रहा है, लाइट्स ऑफ हो गई, इस तरह के बड़े सीन हुए हमारे साथ। हालांकि वो जगह पोजेस्ड नहीं थी, बट ये चीज़ें होना शुरू हो गई। मुमकिन है आप जिन प्रोग्राम करना चाहते हो वो खुद भी आ गए होंगे। पता नहीं इस तरह का कोई सीन था। तो खैर वो निपट गई चीज़। फिर वो माशाल्लाह मुझे उसका अवार्ड भी मिला एक जगह। अच्छा, काजिम पाशा के हाथों मुझे और फातिमा सुरैया बजिया ने मुझे अवार्ड दिया।
और पहला सवाल उनका ये था कि आपने पाकिस्तान में शूट की कि कहाँ है लोकेशन। मैंने कहा ये मैंने पाकिस्तान में शूट किया और ये कारसाज पे ये लोकेशन है, ये सब हमने डिज़ाइन किया है, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थी हमारी उसमें रहते हैं। अच्छा, रेहान साहब खुद जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करते हैं, एनिमेशन भी करते हैं जी। अच्छा, तो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे हम सब अपनी अपनी फील्ड के साथ डेवलप होते हैं और किसी और फील्ड में पेनिट्रेट करते हैं, तो रेहान साहब भी प्रोडक्शन और डायरेक्शन से निकल के जो है वो ग्राफिक, और उसके बाद फिर नई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी यानी कि NFTs की तरफ जा रहे हैं। तो पहले तो ये होता है ये NFTs क्या होता है, या उससे पहले एक और ये बता दें कि आपका को क्या ख्याल आया अपनी फील्ड चेंज करने का? ख्याल ऐसा है कि ये क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक बचपन से था, एनिमेशन ग्राफिक्स, क्योंकि भी रिलेटेड फील्ड होती है मीडिया से, फिल्म से, तो मुझे शौक था इसमें। फिर मैंने कोर्सेज किए, कुछ दोस्तों से सीखा, कुछ चीज़ें वैसे मूवीज़ से सीखी मैंने, क्योंकि मैं समझता हूँ एक मूवी बहुत अच्छी है, एक आपको एक एज अ टीच करती है एक चीज़, अगर आप क्रिएटर हैं, फिल्म मेकर हैं तो मुझे उस चीज़ में भी शौक था यार, ये स्पेशल इफेक्ट्स और ये VFX कैसे होते हैं। तो फिर मैं उन चीज़ों में गया, वहाँ चीज़ें देखी मैंने और चीज़ें सीखी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अबूर हासिल किया। फिर मुझे एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी से ऑफर आई कि यार आप मीडिया साइड थोड़ा सा छोड़ के हमें ज्वाइन करें, आपका काम हमने देखा है थोड़ा सा। तो फिर मैंने उनको एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया, एनिमेटर। तो उनको अब ये सारी सर्विसेज ये एज अ जॉब में मैं दे रहा हूँ और माशाल्लाह 5 साल हो गए मैं उनके साथ। तो मीडिया मैंने क्विट नहीं किया, साइड में थोड़ी सी बस उसकी एक डिपार्टमेंट चेंज कर दी। ठीक, तो ये NFTs क्या होती हैं? NFTs से रिलेटेड ये चीज़ थी कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला यार तुम्हें NFTs के बारे में पता है? तो अब मेरे लिए तो एक नई चीज़ थी, मैंने कहा NFTs क्या होते हैं, चले मैं इस पर रिसर्च करता हूँ। खैर मैं गया इंटरनेट पे, मैंने चीज़ें देखी कि तो ये स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन, NFT। अब ये क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अगर लोगों को अभी आजकल दुनिया इसकी तरफ जा रही है, बिटकॉइन, इथेरियम और इस तरह की जो ये 2 बड़ी करेंसीज हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, एक बिटकॉइन और एक इथेरियम। तो एक प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आया, OpenSea इस टाइम बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है दुनिया में, जहाँ पे आप अपना आर्ट वर्क सेल पे लगा सकते हैं। अच्छा। जहाँ पे बिडिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्ट वर्क बना दिया, अब वो उसको डिजिटलाइज कर दिया, डिजिटल पेंटिंग, या मैंने हाथ से कोई चीज बनाई, उसको स्केचिंग किया और उस पिक्चर को मैं डिजिटल वे में ले आया, स्कैन करके मैं उसको कंप्यूटर पे लाया, फिर फोटोशॉप के थ्रू मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको मैंने मार्केट प्लेस पे लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल जो इस मार्केट में लोग बैठे हुए उनको मेरा NFT या वो जो आर्ट वर्क है अच्छा लगता है कि यार बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, तो वो उसके ऊपर बिडिंग करेंगे। ठीक है। कि भाई आपने इसके फॉर एग्जांपल 2 इथेरियम रेट लगाए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी डीलिंग्स होती है ना वो इथेरियम के थ्रू होती है। मैंने अब तक उसको मतलब ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। तो इसके थ्रू डील होती है, एक वॉलेट होता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं इसमें, और फिर जो भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी आपकी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं कि भाई इतने डॉलर्स आ गए हैं, इतना आपके पास अभी रेवेन्यू। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पहले से इन्वेस्टमेंट होती है, बिटकॉइंस लिए हुए होते हैं या इथेरियम लिए हुए होते हैं, तो अपने उस वॉलेट में रख देते हैं कि वो खुद भी कोई चीज़ खरीदते हैं कि मैंने देखा कि मिसबा साहब का ये मुझे आर्टवर्क अच्छा लग रहा है, ये मैं परचेस कर लेता हूँ। अब ओनरशिप मेरे पास भी आ गई उसकी। ठीक है। आपके पास तो रहेगी, वो मेरे पास आ गई। अब मैं सोचता हूँ कि यार इसको अब मैं थोड़ा सा महंगा बेचूंगा। ओके। तो उस ओनरशिप का यूज करते हुए मैं उसको और थोड़ा मजीद महंगा बेचता हूँ। अच्छा, वो जितनी दफा बिकता रहेगा ना, जो जो उसको खरीदता रहेगा वो उसका ओनर बनता रहेगा उस आर्टवर्क का। लेकिन जो पिछले सारे ओनर्स हैं वो रहेंगे ओनर्स। अच्छा, मतलब बेसिकली उसकी मल्टीपल कॉपी बनती जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी और उसकी रॉयल्टी आपको भी मिलती रहेगी। ओके। जो उसका जो भी डिजाइनर होगा कोरली, या जो पहला फर्स्ट बायर होगा, फर्स्ट जो बायर होगा, और जो आप जो बेच रहे हैं आपको भी उसकी रॉयल्टी जब तक मिलती रहेगी जब तक वो बिकता रहेगा। अब जैसे आपने अक्सर एक देखा होगा कि एक कभी क्रिकेट में एक सांप थे जो कि यूं खड़े हुए गंजे से, बड़ा मशहूर हुए थे, उनकी एक पिक्चर मशहूर हुई थी कि यार ये क्यों खड़े हुए। उन्होंने इस चीज को कैश किया, उन्होंने अपनी देखा कि यार मेरी पिक्चर बहुत लोगों में मशहूर हुई है, तो उसको एज एन NFT उन्होंने ना इस इमेज को वो प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, मार्केट प्लेस पे। वो $1 लाख की बिकी है और उन्होंने उससे रिलेटेड बहुत सारे अपने NFTs बना दिए। उसी के अंदर वो ब्लैक शर्ट में खड़े हुए, व्हाइट शर्ट में खड़े हुए, इस तरह उन्होंने वर्जन बना दिए। तो ये मेरे लिए एक बड़ी वो बात थी कि एक पाकिस्तानी और इस तरह जो भी है बंदा एक चीज़ बिक रही है, यानी एक JPEG इमेज भी आपकी इतनी महंगी बिक रही है, तो वाई नॉट कि हम इस फील्ड में आएँ। और मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं और जो भी दूसरे हैं आर्ट वर्क, जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर, सबको बोलता हूँ कि भाई आप अपने अपने मार्केट प्लेस पे अपना एक अकाउंट बनाएं और अपनी जो भी चीजें आप वो उसके अंदर रखें। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत सी लेकिन हमारे के मसले हैं, तो क्या NFTs पे कोई इशू तो नहीं है? बिटकॉइन के बिल्कुल इश्यूज हैं। देखें, बहुत सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तान में ऑन होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूट्यूबर हूँ,
मेरे पास यूट्यूब से रेवेन्यू आ रहा है, तो वो मैं बैंक के थ्रू ले रहा हूँ ना, मैं कोई उसको इलीगल हुंडी से करेंसी नहीं के है वो हुंडी से तो नहीं ले रहा ना, मैं उसको बैंक के थ्रू, और बैंक ठीक ठाक पैसे काट रहा है मेरे। बिल्कुल। यानी मेरे पास सपोज $100 आए तो वो समझ लें कि वो $6-7 या $24 इतना भी काट रहे हैं, डिपेंड ऑन बैंक अच्छा। कि कौन कितना काट रहा है। आप सोचे ना, आपकी इतनी मेहनत हुई हुई पे भी जब वो काट रहे हैं तो हम खुशी खुशी दे भी रहेंगे, चलो नो इशू, पाकिस्तान के खजाने में पैसा आ रहा है। इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए लोगों को, गवर्नमेंट को, कि यार जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनको बोलो मजीद कंटेंट बनाए, हम सपोर्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो पैसा आएगा वो बैंक के थ्रू आएगा और पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि वो सारा रेवेन्यू जो टैक्स कट रहा है वो आ रहा है। इसी तरह बिटकॉइंस और ये सारी चीज़ें कि अगर हम जैसे हम अपना ये आर्ट वर्क बेच रहे हैं और वो पैसों में बिक रहा है, तो हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी हम बैंक के थ्रू लीगली हम यहाँ मिले, ताकि वो पाकिस्तान के खजाने में पैसा है, हमें भी फायदा हो और टैक्स पे काउंट हो। बिल्कुल, क्योंकि हमें मौका दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल अब ये चीज़ पे बैन लगा हुआ है, हम अब ना चाहते हुए भी किसी से बात करेंगे, यार यहाँ तो बैन लगा हुआ है, आप बताओ क्या करना है। एग्जैक्टली। फिर वो एक टेढ़ा रास्ते निकलते हैं, तो ये खुद मजबूर कर देते हैं कि इंसान टेढ़े रास्तों पर जाए, बजाय इसके कि उसको सपोर्ट किया जाए। अभी पिछले दिनों यूट्यूब भी बंद कर दिया था। बिल्कुल। तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि यार ये तो लोगों का किचन चल रहा है, कोरोना है, 10 चीज़ें हैं, आप कम से कम यूट्यूबर्स ये चीज़ तो ऐसे प्लेटफॉर्म बंद ना करें जिससे फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को। फिर टिकटॉक बंद कर दिया था। भाई एक बंदे की वजह से तो आप ना बंद करें ना, आप मेजॉरिटी देखेंगे भाई क्या हो रहा है, तो फिर साफ समझ में आता है। अलमिया, ये टिकटॉक का इस्तेमाल से पाकिस्तान और इंडिया में ही नेगेटिव हो रहा है, जबकि बाकी जगहों में बड़ा पॉजिटिव हो रहा है। नहीं, गोरों को भी मैंने देखा, वो भी इस तरह के काम कर रहे होते हैं, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए कहता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म। फिर एक पेपैल एक जगह होती है, आपको पता है, तो पेपैल का अकाउंट यहाँ एक्टिव नहीं है, तो बड़ा जो जितना भी फॉरेन क्लाइंट है वो आएगा ही नहीं आपके पास। वो बोलेगा यार जब तुम्हारे पास पेपैल का अकाउंट ही नहीं है, तो वो फिर कहीं दुबई चले जाएंगे, वो इंडिया चले जाएंगे, तो पाकिस्तान में फिर वैसे पैसा नहीं आएगा। तो इनको चाहिए कि जो इस तरह की चीज़ें वो करें। खासतौर पर मैंने इमरान खान के उस पर भी जो सिटीजन पोर्टल है उसमें भी मेरी कोशिश है कि मैं ये चीज़ें रेस करूं कि यार ये आप जो न्यू कमर्स हैं, जो अपने टैलेंटेड लोग हैं, इनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ट्रू। अब आई डोंट नो कि कौन है यहाँ के जो टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं जो इस चीज़ को सोचेंगे इंशाल्लाह, और आगे चीज़ें मजीद बेहतर होंगी इंशाल्लाह। बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है वैसे? पाकिस्तान में तो मुझे कुछ नहीं नजर आता, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है उसको मिसयूज ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें आती हैं कि जी उसका पैसा लूट लिया, उसका लूट लिया, बंद कर दो भाई बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बैन ही कर दो। तो कुछ लोग हैं जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, के यार इसको आप लीगलाइज करें तरीके से, इस पर आप एक टीम बनाएं जो कि इसको देखे क्या लीगल हो रहा है क्या इलीगल हो रहा है, और फिर आप जब देखेंगे यार पाकिस्तान में पैसा आ रहा है तो ग्रोथ होगी ना, पाकिस्तान को खजाने को फ़ायदा होगा तो हम सबको फ़ायदा होगा। अच्छा, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप क्या समझते हैं कि जो यूथ अब पढ़ रही है, मुख्तलिफ कोर्सेज कर रही है, ग्राफिक्स एनिमेशन सीख रही हैं, ग्राफिक्स और एनिमेशन के ज़रिए आप कैसे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं? देखें, इसमें है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं। ये मैं आपको बड़ा नाम बता रहा हूँ, फाइवर। हाँ, फ्रीलांसर। जी बिल्कुल, फ्रीलांसर हैं और दूसरे। तो इसमें ये होता है कि आप अपने आर्ट वर्क्स को और अपनी जो भी सर्विसेज होती हैं वहाँ पर आप जाके एक अकाउंट बनाते हैं और अपनी सारी सर्विसेज बताते हैं कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरे रेट्स हैं। आप बोलेंगे तो उसमें थोड़ी सी निगोशिएशन भी हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो मेरा भी यही इरादा है कि मैंने भी अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है उस पर, तो ये कि क्लाइंट देखता है यार किसके रेट अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि रेट वाइज भी काम होता है इसमें। आप देखेंगे मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, उससे रिलेटेड आप रेट रखें। अगर आप रेट हाई करेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, क्लाइंट नहीं आएगा। मतलब ये कि जो तमाम नौजवान नस्ल है उनकी ये ऑप्शन है कि वो घर में बैठ के जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा ये जो NFTs का भी सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें तो बहुत ही फ़ायदा है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, एनिमेटर्स को, कि वो अपने NFTs बना के वो उस प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मतलब ये क्या उम्मीद है कि आने वाले दौर के अंदर एनिमेशन, ग्राफिक्स और पिक्चर्स का एक डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो कि बहुत बड़ा हैवी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट करवाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आप कोई टिप्स देंगे कि ये अच्छा ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर वही होता है, एक तो पहली चीज़ है शौक होना चाहिए। शौक के बगैर तो कोई काम भी मैं समझता हूँ कि वो पूरे तरीके से नहीं होता। एक होता है मजबूरी के तहत कोई काम करना, तो मजबूरी के तहत तो फिर वो समझ लेंगे वो दिन हो रहा है, रात हो रही है, और वो इसी तरह का जॉब ना करें, जॉब उसको बतौर जॉब ना करें, उसको पैशन लेके करें कि यार मुझे शौक है। अगर मैं एक चीज़ देखता, सबसे पहले अच्छा विजुअलाइजर जो होगा ना वो अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, कि उसने अपने दिमाग में एक इमेज बनाया कि यार मुझे किस तरह का आर्ट वर्क बनाना है, वो दिमाग में इसके बन रहा है, सारा क्रिएट हो रहा है। तो अगर उसको टूल्स पता हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फोटोशॉप पे फिर वो बैठेगा, फिर उसको इतना टाइम नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें कलर्स और उसके दिमाग में होंगी, वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने ब्लू कलर सोचा, वहाँ से ब्लू उठाए।
अब वो बैठ के सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एक और मैंने सिलसिला देखा है कि जो काम लेने वाले हैं ना, वो इतना टेक्निकल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उनको ये चीज़ों का पता ही नहीं होता कि आप उसको क्या समझाएंगे हकीकत कि सर ये फोटोशॉप जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो कि एक इंसान ऑपरेट करता है। मैं फोटोशॉप को बोल दूं यार मुझे एक आर्टवर्क चाहिए, तो वो मेरी बात सुनेगा और वो जाके एआई के थ्रू जो है ना मुझे एक आर्टवर्क बना देगा। मैं उसको बोलूँ कलर ब्लू होना चाहिए, ये सर्कल होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है दुनिया में मौजूद, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। जो मैंने रिसर्च की थी, वॉटसन सिस्टम के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, एक एआई बेस वो है, जो कि बहुत ही कोई रिच जो दुनिया के लोग होते हैं वो यूज करते हैं उसको। लाइक जैसे बिल गेट्स और इस तरह के लोग होते हैं, उन्होंने अपने घर में वो सिस्टम लगाया हुआ है। वो उसको बोलते हैं कि यार मुझे जो है पानी ला दो या लाइट ऑफ हो जाए, या मतलब इस तरह मैं रात को जाऊंगा। मतलब एक बड़ा साइंस फिक्शन मूवीज में आप देखते हैं। तो हमारे जो काम लेने वाला है ना ज्यादातर, वो ये चीज सोचता है कि यार ये सब ऐसे ही हो जाएगा, पीस ऑफ केक है, और एकदम से आपने इसको बोल दिया। उस पर टाइम लगता है क्रिएट करने में चीज को। और दूसरा क्रिएटिव आदमी जो होता है ना, उसको एक माहौल चाहिए, मूड चाहिए होता है, मूड में आता है काम करता है, मूड में ना कि आप उसके सर पे खड़े रहे, यार वो तुम्हें काम दिया था यार वो क्या हुआ उसका। आप उससे पहले पुराना तो काम करने दो। अब आप उसके सर पे काम थोप दो नया, तो वो क्रिएटिविटी नहीं रहती उसमें। आप फिर उसको बेड़ा गर्क कर देते हैं उस चीज़ का। जबकि आप दूसरी कंट्रीज में अगर आप देखें, इंटरनेशनल जो लोग हैं वो उन चीज़ों को समझते हैं। वो देखेंगे यार ये अभी काम कर रहे हैं ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करो, चले जाओ। वो इवन की आवाज़ भी नहीं निकालेंगे, बोलेंगे यार ये भी काम कर रहा है, इसका दिमाग चल रहा है। यहाँ पे हमारे पीछे वो लाइट चली गई, ये हो गया, हम बोलेंगे यार आप क्या खाक काम करें बीच में। तो हम तो अभी मैं समझता हूँ कि दुनिया से बहुत पीछे हैं और आगे निकल सकते हैं। आप समझ लेंगे 1 घंटा अगर आप बैठ के जहाज में दुबई चले जाते हैं, 1 घंटे का फासला है, वो आपको 50 साल आगे नजर आएगा दुबई। आप बोलेंगे यार मैं तो ऐसा लग रहा है मैं किसी इंग्लिश मूवीज का सीन है और मैं टाइम मशीन में बैठ के फ्यूचर में आ गया। Exactly. ऐसे सीन है। फिर मैं मलेशिया गया तो वो मुझे और ज्यादा फ्यूचर लगा। मैंने कहा यार तो मैं 100 साल आगे आ गया पाकिस्तान में। मतलब आप यकीन करें, मैंने यूं पैर रखा और मुझे ऐसा लगा मैं फ्यूचर में आ गया। हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज, और मैं दिखता था लोग भी वही हैं, हमारे जैसे नाक है, कान है, और हमारे से हाइट भी छोटी है, लेकिन विजन अच्छा है। लेकिन ये इनके पास ऐसी क्या चीज़ है कि जो मतलब ये आगे बढ़ गए। वो चीज़ है ईमानदारी। अच्छा, वो कोई आपको सिखाएगा नहीं, वो एक तो आपके घर से होती है, बिल्कुल। दूसरा एक तरबियत होती है कि यार मुझे ईमानदारी से जब चीज़ें सही मिल रही हैं तो मैं बेईमानी क्यों करूँ। मैंने आपको भी बताया हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम करूँ, मुझे उससे रोक दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तुमने नहीं करना। तो मैं कब तक वेट करूंगा? एक वक्त ऐसा आएगा मैं फेड अप हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं यार ये टेढ़ा रास्ता ही सही है यार। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। ये ऐसे ही हुआ है, हमारे मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया कि जो पैसा आ रहा है पाकिस्तान के खजाने में वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम जो है वो दिन ब दिन जो और वो पीछे होते जा रहे हैं कि वो कर्जा चढ़ता जा रहा है। आपको कर्जा लेने की जरूरत ही क्या है? आप एनिमेशन और ग्राफिक्स पे आपको माशाल्लाह इतना कंट्रोल है, तो आपने कोई सोची कोई साइंस फिक्शन एनिमेटेड फिल्म बनाने का? मैं काम कर रहा हूँ अभी एक एनिमेशन मूवी पे, अकेला ही कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास ऐसी टीम तो नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ का थोड़ा सा लाइफ बहुत फास्ट है। सबको अपना अपना किचन देखना है कि यार अपना करना है, और फिर ये बाद में सोचेंगे यार यान भाई की अभी क्या करना है। या तो पैसे दे रहे हो फौरन तो चलो हम काम सर्विस। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म में कोई नहीं सोचता। बिल्कुल ट्रू। तो अभी मैं इसको बेस बना रहा हूँ, कैरेक्टर मैंने सोच लिया और ये सारे स्टोरी लाइन मैंने सोच लिया। इंशाल्लाह जब थोड़ा सा एक बेस बन जाएंगे ना, तो मैं किसी से मैं बात करता हूँ, अच्छा भी लगूंगा, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप थोड़ा सा फाइनेंस करिए इंशाल्लाह। वाले क्यों काम नहीं करते इस बात के ऊपर कि बच्चों के लिए कोई एनिमेटेड और ग्राफिक की चीजें बनी भी नहीं? अब तो खैर कर रहे हैं, तो बड़ों के लिए बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना टेलीविजन मैंने एक इत्तेफाक से मेरा एक चैनल में जाना हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी एनिमेशन टीम बनाई हुई अपनी, और वो बच्चों के लिए एक एनिमेटेड सीरीज उन्होंने बनाई हुई है, जो कि हमारे पाकिस्तान में ही बनी हुई है। आप देखेंगे, आप बोलेंगे यार गुड वर्क यार, पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है। और वो टॉपिक उनके बहुत अच्छे हैं। टॉपिक ये कि इस्लाम से रिलेटेड है। हाँ, आप बात कर रहे हैं अगर मदनी टीवी की, मदनी का जो टीवी है, तो यकीनी तौर पे उसको एक अपनी वैल्यू है, लेकिन बहुत अच्छा मतलब काम करता है। आप ये सोचने वाली बात है कि वो तमाम फाइनेंसर जो कि चैनल्स को फाइनेंस करते हैं, और उसके बाद एक रिलीजियस चैनल ने अपने बच्चों का चैनल बनाया हुआ है, जबकि और बड़े बड़े चैनल चलाने वालों ने ये काम नहीं किया। जबकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के लिए कंटेंट डेवलप करें। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक रिसर्च दी थी पढ़ाने के दौरान कि पता चला है कि जी चैनल में कितने % कंटेंट बच्चों का चलता है, उसका जवाब आया सिर्फ 1%। वो भी सब चैनल नहीं, कुछ चैनल ऐसे, कुछ चैनल पीटीवी है, उस पर कहीं एक प्रोग्राम, अभी मैं गया था अपने बच्चों को लेके तो पता चला एक प्रोग्राम होता है, बट वो भी आपको पता है कि क्या हमारे यहाँ माहौल चल रहा है, तो बच्चे भी फेडअप ही हो जाते हैं। एक माहौल होना चाहिए, मतलब एक नजर आए कि यार एक काम हो रहा है, और वो इंशाल्लाह चीज़ ग्रो करती है अगर आप बच्चों पे काम करते हैं। बच्चों की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस होती हैं। एग्जैक्टली, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। अब हम आते हैं क्विक फायर राउंड के ऊपर,
और उम्मीद है कि आप भी क्विक जवाब देंगे इसकी। ओके, फेवरेट फूड? फेवरेट फूड अगर आप देसी में लें तो भिंडी। ओके पहला बंदा मिला मुझे जो भिंडी कह रहा है, ना 90% तो बिरयानी कहते हैं। अच्छा, और कॉन्टिनेंटल में या किसी और अगर देखें तो वैसे तो मैं देसी आदमी हूँ टोटल, मुझे तो ये देसी आइटम शुरू से ही पसंद है। और वैसे अगर आप देखें तो ये जो आपका चाउमीन होता है ना, ये मुझे थोड़ा बहुत पसंद है। हाँ। गुड। फेवरेट शायर? शायरी से तो मैं बहुत दूर हूँ। बहुत दूर है, तो आप क्रिएटिव आदमी हो और आप शायरी से एक ही नाम लूंगा कि जो थोड़ा बहुत सुना है, अल्लामा इकबाल। बस। फेवरेट कलर? रेड एंड ब्लैक। फेवरेट म्यूजिक? म्यूजिक से भी मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता म्यूजिक से सुनने में। तो ट्रांस म्यूजिक थोड़ा जब काम में कर रहा होता हूँ तो इस तरह के म्यूजिक में थोड़ा टाइम मिलता है तो सुन लेता हूँ कि थोड़ा सा आपका एक एम्बियंस बनता है तो थोड़ा सा चीजें आ रही होती। फेवरेट आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट आप किस में? किसी भी फील्ड में ओवरऑल? किसी और। फेवरेट आर्टिस्ट जिम कैरी। जिम कैरी जी। फेवरेट एक्टर, मतलब सॉरी सिंगर? फेवरेट सिंगर आप आतिफ असलम। आतिफ असलम, जी। ठीक है। ओके, फारिग होने कौन से गाने सुनते हैं वैसे? नहीं, गाने तो मैं बिल्कुल ही नहीं सुनता, टाइम नहीं तंगेज मिलता। बात है, जबकि मैंने हमेशा ग्राफिक एनिमेटर लोगों को बगैर म्यूजिक के तो काम करते देखा ही नहीं है। म्यूजिक का मुझे थोड़ा बहुत गाने का शौक था शुरू से, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में तो सारे म्यूजिशियंस वगैरह रहे। तो इतना बुरा गाते थे कि आप फेड अप हो गए? नहीं फेडअप नहीं हुआ, गाने का शौक है। वैसे सुनने का जैसा म्यूजिक जो है ना वो इतना मुझे नहीं पसंद मतलब है। गाने सुनने का मुझे इतना शौक नहीं है। ठीक है, कोई मैसेज देंगे यूथ को आप? बस यही मैसेज दूंगा कि लगे रहें, मायूस ना हो, काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर्डल्स आती हैं बहुत सारी ज़िंदगी में, मेरे साथ भी आई। सम टाइम ऐसा है छोड़ देता हूँ यार ये फील्ड क्या चल रहा है इसमें, लेकिन मैंने कहा नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, आपकी नीयत सही है तो मंजिल आसान होगी इंशाल्लाह। आप ये भी गाइड करेंगे जी लोगों को, सबके सब यूथ जो है वो आए डिजिटल करेंसी की तरफ और बिल्कुल NFT की बिल्कुल। तरफ? आप जो है देखें, मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मुझे कहा, मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, फाइनल कट प्रो, जो कि एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसके अंदर और भी काम हो जाते हैं, बट ये कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इस टाइम का? मैंने कहा नहीं सर, ये लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट तो अभी बहुत चल रही है, लाइक जैसे फाइनल कट प्रो एक्स आ गया अब। तो कह रहे उस पर क्यों नहीं काम कर रहे? तो मैंने कहा पाकिस्तान में तो आपको पता है अभी इसी सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, क्योंकि इजी है, फिर वो नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फिर उसमें टाइम, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज भी आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अपने आप को जो है ना आपको अपडेट रखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, मैंने फिर वो चीज़ें सीखी कि जो दुनिया में लेटेस्ट चल रहा है ना उसको सीखो, ताकि हम दुनिया के साथ चलें। वैसे तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन कम से कम जो चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं इंटरनेट पे, उसमें आप कम से कम दुनिया के साथ चलें। तो उससे रिलेटेड अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया NFTs और ये सारी चीज़ें, तो ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर्स और आर्ट वर्क जो करने वाले लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको सीखें, इस पर रिसर्च करें, तो इंशाल्लाह आगे चल के उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें प्रमोट होंगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद भी बहुत टैलेंटेड हैं और वो इन चीज़ों का इंशाल्लाह सोचेंगे, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि यार अच्छे से अच्छा हो, पाकिस्तान आगे जाए इंशाल्लाह इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया जानता, बहुत मजा आया बात करके। उम्मीद है कि ऑडियंस भी खुश हुई होगी और उनको भी एक नई वेंचर सामने आने होगा कि जी वो तमाम लोग जो कि प्रिंटिंग करते हैं, डिजिटल डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके पास NFTs का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर में उनके लिए अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए वी प्ले प्राइम।